नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका राजगुरु कैंपस यूट्यूब चैनल पे। इससे पिछली क्लास में कर रहे थे भी हम प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण में हमने कर लिया था पोषण के 5 स्टेप। कौन कौन से होते हैं, फूड को कैसे अंदर लिया जाता है, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद असिमिलेशन, उसका स्वांगीकरण होता है, सबसे लास्ट स्टेप था भी उसमें उत्सर्जन। फिर उसके बाद कर लिया था भी हमने मानव में जो पाचन तंत्र है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एक चीज हमने उसमें मिक्स नहीं की थी, वो चीज थी भाई एंजाइम। हमारे शरीर में या कोई भी जीव है उसके शरीर में जो पाचन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? एंजाइम के द्वारा। अब बात करेंगे भाई हम एंजाइम की। उस क्लास में भी मैंने बोला था कि इसमें एंजाइम को मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि पहले अंगों के बारे में पढ़ेंगे, अंगों के बाद हम एंजाइम के बारे में कर लेंगे। तो अंगों के बारे में हमने कर लिया था भाई। अंगों के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन से अंग है मानव पाचन में जिनमें से होकर भोजन गुजरता है और जिसका पाचन होता चला जाता है। और सारी बातें कर ली थी भी हमने, अंगों को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे भी मानव पाचन के अंग, मानव पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले कौन से अंग में भोजन जाता है, कहाँ से उसका पाचन शुरू होगा, कहाँ पर उसका पाचन कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पार्ट कौन सा था भाई? मुख, माउथ। भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन कहाँ से हो रहा है? मुख से। मुख से भोजन कहाँ चला गया था भाई? आहार नली। आहार नली के बाद भोजन कहाँ चला गया था भाई? आहार नली को बोल रहे थे हम इसोफेगस। इसोफेगस के बाद भोजन चला गया था भाई आमाशय में। आमाशय का क्या काम था? आमाशय का काम बताया था भाई टेम्परेरी स्टोरेज, थोड़ी देर के लिए भोजन को स्टोर करेगा। उसके बाद भोजन छोटी आंत में एंटर कर जाता है भाई। आमाशय, स्टमक, स्टमक के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद भी बड़ी आंत, इसके बाद है भी छोटी आंत। अब इसमें जो चीज बच गई थी वो चीज बच गई थी भी हमारी एंजाइम कि एंजाइम क्या करते हैं भी? जो भोजन हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है भी? उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में सोल्यूबल या ब्लड में घुल नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, एंजाइम उन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे। और कितने छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे भी कि वो हमारे ब्लड में इजीली घुल जाएं। ब्लड में घुलने के बाद वो हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक जाएंगे। जो भोजन के 3 काम बताए थे उन 3 कामों के लिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं वो। तो इसके बाद अंग था भाई छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद था भी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी भाई, बड़ी आंत। कंप्लीट को मिला के क्या बोल रहे थे भी? ध्यान में होगी इतनी तो। कंप्लीट जो पाचन प्रणाली है या पाचन प्रणाली में जितने भी अंग हैं सारे सभी को मिला के बोल रहे थे हम आहार नाल। तो आज करेंगे भी मनुष्य की आहार नाल में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और वो कौन कौन से भोजन के कौन कौन से भाग का पाचन करते हैं। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो शुरू करते हैं भी। अब इसमें यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा है भी? मुख। तो मुख में एंजाइम स्रावित होते हैं। मुख में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, क्या काम है उनका? तो हमारे मुख में एंजाइम स्रावित होते हैं भी। मुख की अगर बात करें, एंजाइम स्रावित होते हैं इसमें से 2। मुख में बात की थी हमने, मुख में 2 चीजें मुख्य रूप से प्रेजेंट होती हैं, दांत और जीभ। दांतों का काम क्या था वो मैंने बता दिया, भोजन को चीरना, फाड़ना और उसको अच्छे से मिक्स करवाना। इसके बाद उसमें लार मौजूद रहती है भी। लार क्या काम करती है? लार में एंजाइम मौजूद रहते हैं। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम मौजूद हैं आपने पढ़ा होगा भी। आपको आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, +2 में भी पढ़ा होगा, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस चीज में भी पढ़ा है। तो उसमें बता सकते हो हम कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उनका क्या क्या कार्य है। तो बताओ भाई, एक बार कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो इसमें लार में एंजाइम पाए जाते हैं भाई 2। लार में 2 एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं भाई? एक तो अमाइलेज, जिसको अमीलेज भी बोलते हैं, अमाइलेज। और दूसरा है
माल्टेज। मनुष्य की लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं भी, जो भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। अब हमने ये बात कर ली थी भी, मुख मनुष्य के पाचन तंत्र का पहला भाग है जहां से भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, और मुख से क्या क्या चीज शुरू हो जाती है भी, भोजन का पाचन, पाचन की शुरुआत। तो क्वेश्चन ये आ सकता है भी, मनुष्य में भोजन का पाचन कौन से अंग से शुरू होता है? तो कौन से अंग में बताएंगे भी, मुख से उसके पाचन की शुरुआत हो जाती है। मुख में पाचन करने वाला चीज कौन सी है भी, लार। मुख में पाई जाती है भी लार। लार में पाए जाते हैं दो एंजाइम। दो एंजाइम कौन कौन से हैं? अमाइलेज और माल्टेज। अमाइलेज और माल्टेज किस चीज का पाचन करते हैं भी? माल्टोज का। माल्टेज किसका पाचन करेगा? माल्टोज का। अमाइलेज किसका पाचन अमाइलेज किसका पाचन करता है भी? अमाइलेज माल्टोज का पाचन। तो दोनों ही किस चीज का पाचन करते हैं भी? माल्टोज का। इसके बाद देखते हैं भी, इसके बाद एक बार हम ये देख लेते हैं भी, मनुष्य के पाचन तंत्र में कितनी ग्रंथियां मौजूद रहती हैं। ग्रंथियों का काम क्या रहेगा भी? ग्रंथियां किसी भी चीज का स्त्रावण करती हैं भी, कोई भी चीज सीक्रेट करती हैं। तो हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ किसी क्या चीज सीक्रेट होगी भी? एंजाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम पाचन ग्रंथियां। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी कि मनुष्य के पाचन तंत्र में कितनी ग्रंथियां मौजूद रहती हैं। तो कितनी ग्रंथियां मौजूद रहेंगी भी, एक एक नाम करके लिखते जाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। कौन कौन से एंजाइम हैं वो छोड़ते हैं, उनके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले पाचन ग्रंथियों के बारे में देखते हैं भी, कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि मुख। मुख में भोजन का पाचन कौन कर रहा है? लार। तो लार जिस ग्रंथि से स्रावित होती है उसको बोलते हैं भी लार ग्रंथियां। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है भी? लार ग्रंथियां। इंग्लिश में बोलेंगे भी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहली ग्रंथि कहाँ है अभी? लार ग्रंथि। कहाँ पे मौजूद होती है? मुंह के अंदर। तो लार ग्रंथियां किसी चीज का स्त्रावण या एंजाइम का स्त्रावण कहाँ पे करेंगी? मुंह के अंदर। अब बात करते हैं अभी दूसरी ग्रंथि की। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी ग्रंथि है भाई आमाशय। आमाशय में मौजूद रहेगी। नाम क्या है इसका? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या करती है भी? क्या काम करती है जठर ग्रंथि? कुछ एंजाइम जिसके बारे में हमने पहली क्लास में भी किया था कि आमाशय में तीन चीजें स्रावित होती हैं भी। एक तो HCl बताया था, दूसरा म्यूकस बताया था, और तीसरा क्या चीज बताई थी भी? एंजाइम। तो वो एंजाइम आएंगे जितने भी, दो एंजाइम है या तीन एंजाइम है, उनके बारे में करेंगे। तो वो सारे कहाँ से आते हैं भी? जठर ग्रंथि से। तो ये दूसरी कहाँ पे मौजूद होती है भी? आमाशय में, स्टमक के अंदर मौजूद रहती है। तीसरी चीज के बारे में करते हैं भी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं या जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे पाचन तंत्र का, उनके बारे में करते हैं। अगली ग्रंथि है भी यकृत। यकृत क्या है? लीवर। लीवर से सबसे ज्यादा पाचक एंजाइम आएंगे जो भोजन का पाचन करेंगे। एक एक करके एंजाइम आते जाएंगे। जो लीवर से जितने भी एंजाइम आते हैं या जितने भी लीवर एंजाइम सीक्रेट होते हैं उनको बोलते हैं भाई पित्त लवण। पित्त लवण। बाइल जूस। बाइल जूस सीक्रेट करेंगे जो एक एक करके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है, दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां रहेंगी भी ये, जिनका पाचन में सबसे ज्यादा योगदान है। अगली ग्रंथि है भी अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पेंक्रियाज। अग्नाशयी ग्रंथियां एंजाइम का स्त्रावण करती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। इसके बाद एक बात कर रहे थे हम कि छोटी आंत में भोजन का पाचन संपूर्ण होता है भी। भोजन का पाचन संपूर्ण होगा तो वहां पर एंजाइम कहाँ से आते हैं? छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए एंजाइम एक तो यकृत से आते हैं, और दूसरी चीज और बताई थी भाई मैंने, अगर तुम्हें ध्यान में हो तो, दूसरा
अगले जो एंजाइम आते हैं वो आंतों से आते हैं भी, आंत से आएंगे। आंत से कौन से आंत से आएंगे भी? छोटी आंत से। छोटी आंत से एंजाइम स्रावित होते रहते हैं, जिनको कलेक्टिवली या जिनको इकट्ठा मिलाकर क्या बोलते हैं भी? आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। तो अब देखो भी, जो बात जिस क्लास जो मेन टॉपिक है आज की क्लास का, उसमें देखते हैं मनुष्य के भोजन का पाचन करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी भी? एंजाइम की। एंजाइम कहाँ कहाँ से आएंगे, कौन कौन सी ग्रंथियां मौजूद रहती हैं? सबसे पहली ग्रंथि है लार ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड्स। कहाँ पर मौजूद रहती हैं भी? मुंह के अंदर। दूसरी ग्रंथि है भी आमाशय, आमाशय स्टमक। जठर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, पेट, पेट से भी कुछ एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं। फिर तीसरी ग्रंथि है भी यकृत, लीवर। जो ज्यादातर एंजाइम आएंगे वो कहाँ से आते हैं? लीवर से। लीवर से जो भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं भी? पित्त लवण या बाइल जूस। उसके बाद इंपॉर्टेंट है भी अग्नाशय, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से भी कुछ एंजाइम आते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। उसके बाद भी बताया था छोटी आंत में जैसे जैसे भोजन आगे जाता जाएगा तो छोटी आंत से भी कुछ एंजाइम निकलते रहेंगे, जिनको हम बोलते हैं आंतरीय रस या इंटेस्टाइनल जूस, जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे भी। लार ग्रंथियां कौन कौन से एंजाइम का स्रावण करती हैं। इसके बाद हम करेंगे कौन सा एंजाइम किस चीज का पाचन करता है, या भोजन के किस अवयव को कौन से पदार्थ में तोड़ देता है, जिससे वो हमारे रक्त में सोल्यूबल हो जाए या रक्त में घुलनशील हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है भी? तो इसके आगे करते हैं भी। सबसे पहले ग्रंथि कौन सी थी? लार ग्रंथि। लार कहाँ से स्रावित होती है भी? मनुष्य के मुंह में पाई जाती है। लार कहाँ से स्रावित होती है? लार ग्रंथि से, सलाइवरी ग्लैंड से। लार को बोलते हैं अभी सलाइवा। इसकी बात की थी हमने इसमें अभी। इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं अभी? 2 एंजाइम पाए जाते हैं। 2 एंजाइम कौन कौन से थे भी? सबसे पहला तो था अमाइलेज। सबसे पहला एंजाइम है अमाइलेज। अमाइलेज किस चीज का पाचन करता है भी? अमाइलेज कौन से भोजन का पाचन करता है, या भोजन की किस अवयव का पाचन करता है? और दूसरा एंजाइम बताया था भी माल्टेज। तो देखो अमाइलेज, अमाइलेज का दूसरा नाम भी दिया जाता है भी एक, अमाइलेज को बोलते हैं टाइलिन। स्पेलिंग ध्यान में रखना भी इसका। सॉरी भाई। दूसरा नाम क्या है भी इसका? टाइलिन। तो देखो इसमें अमाइलेज और माल्टेज 2 एंजाइम हैं जो भोजन का पाचन कहाँ पे शुरू कर देते हैं भी? मुंह से। कौन से भाग में पाए जाते हैं ये एंजाइम? लार में। लार किस भाग से स्रावित होते हैं भी? लार ग्रंथि से। तो अमाइलेज और टाइलिन दोनों किस चीज का पाचन करते हैं? दोनों पाचन करते हैं भी स्टार्च का। दोनों किस चीज का पाचन करते हैं भी? स्टार्च का। स्टार्च भी कौन सा है भी? माल्टोज। माल्टोज का पाचन शुरू कर देते हैं। दूसरा एंजाइम है भी माल्टेज, इसके नाम से ध्यान में रख लेंगे भी, माल्टोज का ही पाचन करते हैं। तो इसमें देखो भी क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो होगा भी भोजन का पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन कौन से अंग से शुरू होता है? तो कौन से अंग से शुरू हो जाता है भी? मुंह से। मुंह में एंजाइम मुंह में पाचन का काम कौन करता है भी? लार। लार किस चीज से पाचन करती है भी? एंजाइम से। तो मुंह में कितने एंजाइम, लार में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं भी? 2। अमाइलेज, अमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। और दूसरा क्या है? माल्टोज। दोनों किस चीज का पाचन करते हैं भी? स्टार्च का। कौन सी स्टार्च का पाचन करते हैं? माल्टोज का। माल्टोज का पाचन करेंगे। क्लियर है? इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है भी? ये बात कर रहे थे हम माउथ की। माउथ के बाद भोजन कहाँ चला जाएगा? आहार नाल, आहार नली, जिसको इसोफेगस बोल रहे थे हम। आहार नली में कोई पाचन नहीं होगा भाई। आहार नली है वो सिर्फ क्या काम करती है? वो भोजन को मुंह से और आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है।
तो ये बात ध्यान में रखना भी, आहार नली में कौन सी चीज का पाचन होता है, ऑप्शन दे देंगे 4, तो उसमें से हमें बताना है इनमें से कोई नहीं। आहार नली में कोई किसी तरीके का पाचन नहीं होता। आहार नली सिर्फ क्या है, एक पैसेज है, एक रास्ता है जो मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। तो अगली ग्रंथि के बारे में देख रहे थे भी हम, जठर ग्रंथि। अगली ग्रंथि कौन सी थी भी, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ पर मौजूद रहती है भी, आमाशय में। कहाँ पर मौजूद रहेगी, आमाशय में मौजूद रहेगी। कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करेगी या कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित करेगी, तो इसमें देखते हैं भी, आमाशय, स्टमक, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एक बार कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करके भी नहीं बताते हो भी। तो इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं भी। आमाशय में जो जठर ग्रंथि है कितने एंजाइम स्त्रावित करती है, 2 एंजाइम स्त्रावित करती है। कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित करती है भी, वो है भी पेप्सिन और रेनिन। कौन कौन से एंजाइम है भी, पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन किस चीज का पाचन करते हैं भी, ये कमेंट कर दो एक बार जल्दी से। कौन कौन से एंजाइम का ये पेप्सिन और रेनिन किस किस चीज का पाचन करते हैं और कौन से भाग में तोड़ते हैं, जल्दी बताओ भी। नहीं, तो पेप्सिन, देखो पेप्सिन जो हमारे भोजन में अवयव हैं, किस नाम से रिलेट हो रहा है अभी, पेप्सिन नाम रिलेट हो रहा है प्रोटीन से। तो किस चीज का पाचन करेगा पेप्सिन, प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन होके क्या बनता है अभी, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। तो जठर जठर ग्रंथि कितने एंजाइम स्त्रावित करती है, 2। कौन कौन से भी, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन किस चीज का पाचन करता है, प्रोटीन का। प्रोटीन किस में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, या प्रोटीन का पाचन होने के बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ये चीज बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके, कि प्रोटीन का पाचन होने के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं, जो आगे आएगा छोटी आंत में जब इसका पाचन होगा ना पॉलीपेप्टाइड का आगे, तो फिर इसमें और सिंपल भागों में टूट जाएगा या सिंपल अवयव में टूट जाएगा जो हमारे रक्त में अवशोषित हो सकता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम है भी रेनिन। रेनिन किस चीज का पाचन करता है भी, रेनिन पाचन करता है भी दूध का। सिंपल सी बात देखेंगे हम, दूध। दूध में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, केसीन। तो ये केसीन को तोड़ देता है भी पैरा केसीन में। इसको किस में तोड़ देता है, रेनिन। रेनिन क्या काम करता है, केसिन को पैरा केसिन में तोड़ देता है। केसिन किस चीज में प्रेजेंट रहता है भी, दूध में। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, उसमें ये आ जाता है भी, गाय के दूध का कलर कैसा होता है, सभी को पता है गाय के दूध का कलर कैसा है, पीला। तो गाय के दूध का पीलापन किस चीज के कारण होता है, गाय के दूध का पीलापन किस चीज के कारण पीला होता है भी, कैरोटीन के कारण। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे भी। तो ये चीज क्लियर है भी। दूसरी ग्रंथि के बारे में किया है हमने, आमाशय। आमाशय में मौजूद रहती है, जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं भी, पेप्सिन और रेनिन। किस किस चीज का पाचन करते हैं भी, प्रोटीन का और दूध वाले प्रोटीन का। तो दोनों किस किस अंतिम उत्पाद क्या बन जाएंगे भी, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में और केसिन है वो पैरा केसिन में टूट जाता है। इसके बाद देखते हैं भी अगला, अगली ग्रंथि है भी अग्नाशी ग्रंथियां। अग्नाशय अगला पार्ट हो जाएगा। अग्नाशय में ग्रंथियां कौन सी प्रेजेंट रहेंगी, अग्नाशी ग्रंथि। अग्नाशय है भी पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज हैं वो हमारे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भी। पैंक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं, पैंक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं और वो भोजन के कौन कौन से भाग का पाचन करते हैं। तो इसमें
इंपॉर्टेंट रहेगी भाई ये बात। पैंक्रियाज से बहुत ज्यादा एंजाइम है वो सीक्रेट होते हैं। पैंक्रिएटिक जूस बोलते हैं इसको, अग्नासी रस। क्या बोलते हैं इसको, क्या चीज स्रावित करेंगे, अग्नासी रस। इंग्लिश में बोलते हैं अभी पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस। जूस किस चीज को बोलते हैं अभी, अगर हमारे पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो जूस किस चीज को बोलते हैं अभी, जिस ऐसा रस या ऐसा द्रव्य जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स इकट्ठे मौजूद रहते हैं, तो उसको बोलते हैं भाई रस या जूस। तो अब इसमें बात करेंगे भाई एंजाइम्स की। कौन कौन से एंजाइम मौजूद रहते हैं, भोजन के किस भाग का पाचन करते हैं, किस किस तरीके से पाचन करते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। किसी किस को पता है कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं यहाँ से और कौन से भोजन का पाचन करते हैं, जल्दी से बताओ भाई। सबसे पहला है भाई अमाइलेज। अमाइलेज का पता होगा, मुख में पाचन शुरू कर रहा था। दूसरा है भाई ट्रिप्सिन। तीसरा है काइमोट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन भी बोल देते हैं अभी इसको, काइमोट्रिप्सिन। चौथा है भी, इसमें कितने एंजाइम स्रावित होते हैं भी, अग्नाशय से। अग्नाशय से कितने एंजाइम स्रावित होते हैं जल्दी से बता दो भाई एक बार। 3 मैंने बता दिए, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इसके बाद और एंजाइम है भी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। उसके बाद का एंजाइम है भी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के बाद है न्यूक्लियेजेज और लाइपेज। न्यूक्लियेजेज और अगला है लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं भी, अग्नाशय या अग्नाशी रस में कौन कौन से एंजाइम मौजूद रहते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेजेज और लाइपेज। अब ये बात आ गई भी कि ये किस किस चीज का पाचन करते हैं और किस चीज में उसको तोड़ते हैं। तो अमाइलेज की बात कर रहे थे भी हम। अमाइलेज और किस में पाया जाता है भी, हमारी लार में, सलाइवा में ये अमाइलेज पाया जाता है। किस चीज का पाचन कर रहा था भी, जो हमारे भोजन में स्टार्च मौजूद है, स्टार्च का पाचन कर रहा था। स्टार्च का पाचन करके किस में तोड़ देता है भी, ये माल्टोज में। किस में तोड़ देगा, माल्टोज में। उसके बाद बात कर रहे थे भी हम ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन जिसको बोलते हैं, किस चीज का पाचन करते हैं भी, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये पाचन करते हैं भी प्रोटीन का। दोनों ही किस चीज का पाचन करेंगे, प्रोटीन का। प्रोटीन को किस में तोड़ते हैं भी, पेप्टाइड में। प्रोटीन को किस में तोड़ते हैं, पेप्टाइड में। उसके बाद एंजाइम आ जाता है भी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किस चीज का पाचन करता है भी, प्रोटीन का और पेप्टाइड का। प्रोटीन का पाचन होके क्या बन रहा है, पेप्टाइड। ये दोनों चीज का पाचन करेगा भी, प्रोटीन का भी और पेप्टाइड का भी। अब एक बात कमेंट करके बताओ भी जल्दी से कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज से मिलके बना होता है। एक क्वेश्चन तो हो गया प्रोटीन किस चीज से मिलके बना होता है, और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि प्रोटीन का पाचन होने के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है उसका क्या नाम है। तो दोनों का नाम आ जाएगा भाई, दोनों का आंसर आ जाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। तो देखो भी एक बार फिर से, अमाइलेज, अमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का। स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस चीज का पाचन करता है, प्रोटीन का। प्रोटीन को किस में तोड़ता है भी, पेप्टाइड में। तीसरा है कीमोट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किस में तोड़ता है, पेप्टाइड में। उसके बाद आ गया भी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किस चीज का पाचन करता है भी, प्रोटीन का और पेप्टाइड का। पेप्टाइड कहां से आए हैं,
प्रोटीन का पाचन होने के बाद। तो प्रोटीन और पेप्टाइड दोनों को किस में तोड़ देगा भी? अमीनो अम्ल में। यहाँ पे प्रोटीन का पाचन है वो कंप्लीट हो जाएगा भी, कंप्लीट हो जाएगा, अमीनो अम्ल बनेंगे। अमीनो अम्ल से फिर अमीनो अम्ल को रक्त में अवशोषित करके सारे भागों तक भेज दिया जाता है। उसके बाद बचता है भी न्यूक्लियेजिज और लाइपेजिज। न्यूक्लियेजिज वर्ड बना है भी न्यूक्लियस से। अब जो भी भोजन हम खाते हैं, जो भी भोजन हम खाएंगे, उसमें जो कोशिकाएं चली जाती हैं, कोशिका के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है भी? न्यूक्लियेजिज। तो न्यूक्लियेजिज किस चीज का पाचन करता है? डीएनए और आरएनए किस चीज से मिलकर बने होते हैं? पेप्टाइड से, न्यूक्लियोटाइड से। तो वो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है। न्यूक्लियेजिज एंजाइम किस चीज का पाचन करता है भी? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आएंगे भी? कोशिका में जो डीएनए और आरएनए मौजूद है, तो डीएनए और आरएनए का भी पाचन होगा। उसके बाद बच गया भी लाइपेज। लाइपेज को याद रखने का तरीका है भी, लाइपेज किस चीज से रिलेट करता है? लिपिड से। लिपिड क्या है? वसा। तो वसा का पाचन करता है। तो लाइपेज किस चीज का पाचन करेगा भी? वसा का। वसा का पाचन होने के बाद क्या बचता है, बनता है बीच में? ग्लिसरोल। ग्लिसरोल या ग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं बीच में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भी। हम पढ़ रहे हैं अग्नाशय। अग्नाशय में कौन सी ग्रंथि मौजूद रहती है भी? जो एंजाइम स्रावित करती है, अग्नाशयी ग्रंथि। अग्नाशयी ग्रंथि क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पैंक्रिएटिक ग्लैंड। कहाँ पर मौजूद है भी ये छोटी, ये हमारे पेट के निचले हिस्से में और छोटी आंत के आसपास मौजूद रहती है। अब इसमें बहुत सारे एंजाइम एक साथ निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम एक साथ निकलते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं भी? रस। जब बहुत सारे एंजाइम एक साथ निकल के आते हैं तो उसको रस बोलते हैं या जूस बोलते हैं। तो पैंक्रियाज से जो जूस निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अग्नाशी रस, पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम रहते हैं, मौजूद रहते हैं? कितने हैं एंजाइमों की संख्या? 6। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखो भी, अग्नाशय से कितने एंजाइम स्रावित होते हैं? 6। नाम क्या है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेजिज और लाइपेज। अमाइलेज किस चीज का पाचन करता है भी? कार्बोहाइड्रेट का। ये 3 एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, किस चीज का पाचन करते हैं भी? प्रोटीन का। न्यूक्लियेजिज किस चीज का पाचन करता है? न्यूक्लियोटाइड का। और लाइपेज किस चीज का पाचन करता है भी? वसा का। किस चीज में तोड़ता है? ग्लिसरोल में। तो ये सारी चीजें क्लियर है भी। इसके बाद देखते हैं भी हम आंत्रिय रस। आंत कहां से स्रावित होंगे भी? छोटी आंत से। इस चीज को इस तरीके से ध्यान में रख लेना है भी। एक तो इस चीज को ध्यान में रखो भी कि भोजन का पाचन है वो संपूर्ण कहां पर होता है? पाचन संपूर्ण कहां पर होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी आंत में कोई पाचन का कार्य नहीं होता। छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें हैं, आंतरिक दीवारें कुछ एंजाइम स्रावित करती हैं भी। उन एंजाइम को क्या बोलते हैं? आंतरीय रस। कौन सी आंत स्रावित करती है भी आंतरीय रस? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से। आंतरीय रस को इंग्लिश में बोलते हैं भी इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस की बात कर रहे थे अभी हम। जूस किस चीज से मिलकर बना रहता है भी? एंजाइमों से। अलग अलग एंजाइम्स मौजूद रहते हैं उसमें। तो अब इसमें बात करेंगे भी कौन कौन से एंजाइम मौजूद हैं और कितने एंजाइम यहाँ पे निकल के आते हैं। तो इसके बारे में एक बार कमेंट करके बताओ भी कि आंतरीय रस है उसमें कौन कौन से एंजाइम मौजूद रहते हैं, कौन कौन से मौजूद रहते हैं भी। तो देखो भी, सबसे पहला एंजाइम है इसमें माल्टेज। दूसरा एंजाइम है इसमें सुक्रेज। तीसरा एंजाइम है भी इसमें लैक्टेज। तीसरा एंजाइम है लैक्टेज। चौथा एंजाइम है भी इसमें, कितने एंजाइम होते हैं भी टोटल? चौथा एंजाइम है न्यूक्लियेजिज।
न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज के बाद है भी इसमें अगला एंजाइम डाइपेप्टाइडेज फोस्फेटेज। डाइपेप्टाइडेज, अगला है फोस्फेटेज। अब देखो भी बात कर रहे हैं हम पाचक एंजाइमों की कि कौन कौन से एंजाइम मौजूद रहते हैं हमारे आंतरीय रस में। इस बात को ध्यान में रखना है भी, भोजन का पाचन कंप्लीट कहां पर होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में अब जो भी कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या प्रोटीन है उसका अंतिम उत्पाद आएगा भी। तो माल्टेज, माल्टेज एंजाइम किस चीज का पाचन कर रहा था भी? माल्टोज का। किस चीज का पाचन कर रहा था? माल्टोज का। तो माल्टोज को किस में तोड़ देगा भी? ग्लूकोज में। तो अंतिम अंतिम उत्पाद क्या आ गया? ग्लूकोज। दूसरा आ गया भी सुक्रेज। सुक्रेज किस चीज का पाचन करता है भी? सुक्रोज का। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज कहां से आते हैं भी? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद चीजें मिलेंगी माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। तो सुक्रोज, सुक्रोज किस में टूट जाएगा भी? ग्लूकोज में। लैक्टेज किस चीज का पाचन करता है? लैक्टोज का। लैक्टोज का पाचन होके क्या बनेगा भी? ग्लूकोज। फिर आ गया न्यूक्लियेजिज। न्यूक्लियेजिज, न्यूक्लियेजिज किस चीज का एंजाइम, किस चीज का पाचन कर रहे थे भी? बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करके। न्यूक्लियेजिज पाचन कर रहे थे भी न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियस है, डीएनए और आरएनए है, वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियस उनको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा डीएनए और आरएनए को। और दूसरी चीज क्या बनती है भी इससे? शर्करा। शर्करा कौन सी शर्करा की बात कर रहे हैं भाई हम? ग्लूकोज की। तो ये ग्लूकोज में तोड़ देता है। उसके बाद आ गया भी डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज किसका पाचन कर रहे थे भी? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन होने के बाद क्या बनेगा? अमीनो अम्ल। भोजन के सबसे लास्ट जो स्टेप है या भोजन का पाचन जहां पे कंप्लीट होता है उस चीज की बात कर रहे हैं। तो अंतिम उत्पाद जरूर ध्यान में रखना है भी फोस्फेटेज। फोस्फेटेज बताओ भी, फोस्फेटेज एंजाइम किस चीज का पाचन करता है? जल्दी से कमेंट करो भी एक बार। नहीं पता? फोस्फेटेज एंजाइम पाचन करता है भी न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का पाचन होने के बाद क्या बनता है भी? राइबोज शर्करा। राइबोज शुगर में वापिस तोड़ देता है। तो देखो भी छोटी आंत बात कर रहे थे हम एंजाइम। एंजाइम कहाँ कहाँ से आते हैं? तो हमने इसमें कर लिया है भी। सबसे पहले किया था हमने लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, किस किस चीज का पाचन करते हैं। दूसरी चीज की थी भी हमने जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती है और किस चीज का पाचन करती है, किस चीज में तोड़ती है। तीसरी चीज की थी भी हमने अग्नाशी ग्रंथि। अग्नाशी पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, उससे कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। उसके बाद कर रहे हैं अभी हम आंतरीय रस। चौथा जो पॉइंट है या चौथा जो भाग है जो एंजाइम स्रावित करता है वो है आंतरीय रस। अब इसके बाद आंतरीय रस से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं भी? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, न्यूक्लियेजिज, डाइपेप्टाइडेज और फोस्फेटेज। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बच गई भी, वो है यकृत। यकृत भी क्या है भी? एक ग्रंथि है जो एंजाइम स्रावित करती है। जो एंजाइम से नहीं, जो लीवर से जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनको क्या बोलते हैं भी? एंजाइम से जो भी, लीवर से जो भी एंजाइम स्रावित होते हैं उनको बोलते हैं भी पित्त लवण। पित्त लवण, बाइल जूस। बाइल जूस। अब बाइल जूस के बारे में अगर हम बात करें तो बाइल जूस कहाँ पे स्रावित, कहाँ पे सीक्रेट होते हैं? तो ये होते हैं भाई सारे छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जितने भी एंजाइम पढ़े हमने आंतरीय रस, वो रस सारे कहाँ से आएंगे भी? बाइल जूस से। तो आंतरीय रस, आंतरीय रस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे या यकृत से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं भी?
जो आंतरीय रस हमने पढ़े हैं वो सारे। आंतरीय रस कहाँ से स्रावित होते हैं? यकृत से। यकृत से स्रावित होने वाले एंजाइम को इकट्ठा क्या नाम देते हैं? पित्त लवण। कौन कौन से एंजाइम है और किस किस चीज का पाचन करते हैं? तो यहाँ तक क्लियर है भी। कौन कौन से ग्रंथियां थी और भोजन के किस किस भाग का पाचन कर रहे थे, कौन कौन सा एंजाइम स्रावित करते हैं, सभी के नाम सारे एक बार बता दिए मैंने। अब देखते हैं भाई, शुरुआत वाली बात पर चलते हैं। हमारे भोजन के अवयव के बारे में करते हैं भाई। हमारे भोजन के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से थे? तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स खाते हैं भाई हम? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। दूसरी चीज क्या खाते हैं भाई? वसा। तीसरी चीज मुख्य जो रूप से खाते हैं वो खाते हैं भाई प्रोटीन। और चौथी चीज क्या खाते हैं? विटामिन। तो अब बात पूछी जाएगी यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद अंतिम उत्पाद क्या बचता है, या जो उत्पाद, या हम बात कर रहे थे पाचन की। पाचन क्या है भाई? भोजन के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो इनसोल्यूबल हैं या जो हमारे रक्त में घुल नहीं सकते, उसको किस में तोड़ देता है भाई? सोल्यूबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो सोल्यूबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे कार्बोहाइड्रेट का? या ये बात पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद कौन सी चीज बनती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है भी? शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा। जो त्वरित ऊर्जा है, ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करवाता है भी? त्वरित ऊर्जा। तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड कौन करवाता है? ग्लूकोज। दूसरी चीज थी भी वसा। वसा का पाचन होने के बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है? बताओ, अभी तो करवाए। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। वसा का पाचन होने के बाद क्या चीज बनती है भी? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी किस चीज के लिए काम आता है भी शरीर में? ऊर्जा प्रोवाइड करवाने के लिए। किस चीज में काम आता है? ऊर्जा प्रोवाइड करवाने के लिए। तीसरी चीज है भी प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन होने के बाद क्या चीज बनती है भी? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल किस चीज में काम आते हैं भी? जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसके लिए काम आते हैं। उसके बाद बच गए भी विटामिन। अब क्वेश्चन ये है भी, विटामिन का पाचन शरीर के या पाचन तंत्र के कौन से भाग में संपन्न होता है? विटामिन का पाचन हमारे पाचन तंत्र के कौन से भाग में संपन्न होता है? एक बार कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से। शाबाश भी, जल्दी से बता दो कौन से भाग में होता है। बिल्कुल गलत बता रहे हो भी। विटामिन का कोई पाचन नहीं होता। कोई छोटी आंत बता रहे, कोई बड़ी आंत बता रहे हैं। तो इसमें करना क्या है? विटामिन का कोई पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता भी? ये सीधे रक्त में अवशोषित किए जाते हैं भी। सीधे रक्त में अवशोषित होते हैं। सीधे रक्त में अवशोषित होते हैं, इसलिए इनका पाचन शरीर के किसी भी भाग में नहीं होगा। जिस भाग में इनकी जरूरत है या जिस भाग में इसकी कमी होगी, रक्त के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये था भी पाचन तंत्र के बारे में। अब इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है भी, निम्न में से कौन कौन सी चीजों का जो अवशोषण है वो सीधा आमाशय के द्वारा कर लिया जाता है? तो लिख सकते हो भी, इसको नोट कर सकते हो, या हमें पता होना चाहिए। आमाशय द्वारा अवशोषित किए जाने वाले पदार्थ। आमाशय द्वारा अवशोषित किए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? कौन कौन से पदार्थ सीधे आमाशय द्वारा ही अवशोषित कर लिए जाते हैं? हमें ये पता है अवशोषण का काम है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन होता जाएगा और छोटी आंत क्या करती है भाई? उसका अवशोषण शुरू करती है। छोटी आंत में अवशोषण का काम कौन करता है भाई? वहां पर छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम विल्लाई बोलते हैं। विल्लाई एक तो जो पाचित भोजन है उसके संपर्क में रहती हैं, ऊपर से जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं उसके संपर्क में रहती हैं,
उनकी दीवारें पतली होती हैं, विलाई की दीवारें पतली होंगी तो जो भोजन अवशोषित होना है वो जल्दी जल्दी उसमें अवशोषित हो जाएगा और रक्त वाहिकाओं में छोड़ दिया जाता है इसको। तो ये तो है भोजन के अवशोषण के बारे में। अवशोषण कहाँ पे होगा भी? भोजन का छोटी आंत में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका पाचन आमाशय द्वारा कर लिया जाता है। वो कौन कौन से पदार्थ हैं भी? कुछ दवाइयाँ, या इसको लिख सकते हैं भाई हम कुछ औषधियाँ, कुछ तो औषधियाँ हैं जिनको आमाशय सीधा अवशोषित कर लेगा। दूसरी चीज है भी शराब। शराब का अवशोषण पाचन क्रिया के कौन से हिस्से द्वारा किया जाता है? तो कौन से हिस्से द्वारा किया जाता है भी? आमाशय के द्वारा। तीसरी चीज भी और किस चीज का अवशोषण करता है? जो ग्लूकोज हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चले हम ग्लूकोन डी, उसको घोल के पिएंगे तो उसका अवशोषण सीधा कहाँ हो जाएगा? आमाशय के द्वारा। ये सारी चीजें पाचन क्रिया से संबंधित थी भी, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आमाशय, अगर हमारे पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सारी बातें मैंने इसमें बता दी हैं भाई। अब इसमें इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में कर लो। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के सारे कहाँ से आएंगे? यहीं से पूछे जाएंगे भाई। तो इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो भी। इसके बाद देखते हैं भाई हम फिर से स्टार्टिंग वाली क्लास में चलते हैं। स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने बताया था पोषण। पोषण क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारे सिलेबस में 3 जीव थे भाई। पोषण के लिए 3 जीव थे। कौन कौन से जीव थे भाई? एक तो मानव, मानव में पोषण किस तरीके से होता है। दूसरा था भाई अमीबा, अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। और तीसरा था भाई रोमंथी जंतु, रोमंथी जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है। रोमंथी जंतु किसको बोलते हैं? रोमंथी जंतु मानव से किस तरीके से अलग हैं। तो उसमें मानव के पाचन तंत्र के बारे में कर लिया भाई हमने। अब करते हैं हम अमीबा के पोषण के बारे में। पोषण के 5 स्टेप बताए थे भी। वो 5 स्टेप हमें बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए। कौन कौन से स्टेप थे? सबसे पहले था भाई अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के अंदर लेना, इंजेक्शन जिसको बोल रहे थे हम। सबसे पहला स्टेप था इंजेक्शन। दूसरा स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन क्या था भाई? पाचन। सबसे पहले भोजन को शरीर के अंदर लेना, दूसरा काम था उसको पचाना, तीसरा काम था भाई उसका अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण करना, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले की हमने कि भोजन का जो अवशोषण है मानव शरीर में किसके द्वारा होता है भी? छोटी आंत में जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहती हैं वो भोजन का अवशोषण करती हैं। अवशोषण होने के बाद भोजन कहा जाता है भी, अवशोषण होके भोजन रक्त में पहुंच जाता है और रक्त से शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है, हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। चौथा स्टेप था भी असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब था भी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? क्या बताया था? भोजन के शरीर में 3 काम होते हैं भी। 3 काम कौन कौन से थे? एक तो ऊर्जा प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, तो एक तो उससे एनर्जी लेना। दूसरा काम था भी जो शरीर की रिपेयरिंग है, शरीर में जो टूट फूट होती रहती है, घाव हो गया या जो नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती हैं उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं, उसकी रिपेयरिंग। और तीसरा काम था भाई इसका ग्रोथ। शरीर में जितनी भी वृद्धि होती है उस काम के लिए सारी ऊर्जा कहाँ से आएगी? असिमिलेशन से। स्वांगीकरण कहलाता है वो प्रोसेस। तो असिमिलेशन, स्वांगीकरण क्या हो गया? जो अवशोषित भोजन था उसको शरीर के अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना। और 5वां और लास्ट स्टेप कौन सा होता है भी? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या बताया था भी? उत्सर्जन। अब जो यूजफुल मटेरियल था, भोजन का पाचन होने के बाद यूजफुल मटेरियल था, तो उसका तो क्या हो जाता है? अवशोषण। और जो यूजफुल मटेरियल नहीं है वो क्या होगा भी? एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है, उत्सर्जन अंगों द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये स्टेप हमें बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए भाई। सभी जीवों में सेम होंगे, ये बात हमने पहले कर ली थी। तो अब बात करते हैं भाई हम अमीबा की।
अमीबा कैसा जीव है, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमीबा किस प्रकार का जीव है भाई? एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं भाई? ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से जीव हैं भाई? जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की दूसरी खासियत भी, कैसा जीव है? एक्वेटिक, पानी में पाए जाने वाला जीव है। पानी में पाए जाएगा, एक कोशिकीय जीव है, सबसे पहले का जीव है भी, बहुत पहले का जीव है। जो जिन जीवों की फॉर्मेशन या जो जीव सबसे पहले पृथ्वी पे आए थे, उन जीवों में से एक है। तो अमीबा का जो आकार है वो कोई डेफिनेट नहीं होता भी, नो डेफिनेट शेप। इसकी बात करें हम तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है भी, या कैसी शेप होती है इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पतली सी पॉलीथीन है, उसमें पानी डाल के रखेंगे हम, तो उसको जिस भी सरफेस पे रखेंगे उसका आकार वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें इसकी जो एक कोशिका है उसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, तो वो क्या करती है भी, अपना आकार बदलती रहती है। दूसरी बात करेंगे भी हम, अमीबा में कोई अंग मौजूद नहीं होते। अमीबा में अंग मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अमीबा में अंग मौजूद नहीं होते। अमीबा में अंग मौजूद क्यों नहीं होते? क्योंकि अमीबा के बारे में अभी बात की थी हमने, कैसा जीव है? एक कोशिकीय, एक ही कोशिका से मिलकर बना है, तो उसमें अंग कहाँ से आएंगे? एक बार कोशिका की फॉर्मेशन देख लेते हैं भी, अंग किस तरीके से बनते हैं। कोशिका, जीवन की सबसे छोटी इकाई, कोशिका मिलके क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। तो अंग इसमें इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि इसके पास कोशिका कितनी है? एक कोशिका है, तो उससे ना तो उत्तक बनेंगे और ना उससे अंग बनेंगे। तो इसमें ये बात ध्यान में रखना है भी, अमीबा में अंतर्ग्रहण के लिए कोई अंग मौजूद नहीं है। जैसे हमारे शरीर में बात कर रहे थे हम, भोजन का अंतर्ग्रहण किससे कर रहे हैं भाई? माउथ से, मुंह से। तो अमीबा में तो ऐसा कोई अंग मौजूद नहीं है। तो वो किस तरीके से भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, किस तरीके से शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इसमें देखते हैं भी। सबसे पहले करेंगे हम अमीबा का आकार। अमीबा का आकार कैसा होगा भी? कोई निश्चित आकार नहीं होता। पानी के अंदर पानी का जो बहाव है, जिस साइड बहाव होगा उस बहाव के साथ बहता रहेगा। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, इस तरीके से इसका आकार रहेगा। तो जैसे ही कोई फूड पार्टिकल, जैसे ही कोई भोजन का कण तैरता हुआ इसकी ओर आता है, तो जैसे ही इससे टकराएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई भोजन का कण है, वो तैरता हुआ इसके साइड आ रहा है, तो जैसे ही इससे टकराएगा तो इसकी कोशिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो क्या होगी? अंदर की ओर धंस जाएगी भी। तो जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास आएगा, तो ये क्या करेगा? इसकी कोशिका अंदर की ओर धंस जाएगी भी। इस तरीके से ये फूड पार्टिकल यहाँ पे एंटर हो गया। यहाँ पे एंटर होने के बाद ये इसको और धक्का देगा, और धक्का देगा तो क्या होता है भी, ये जो पीछे की कोशिका झिल्ली है, ये क्या करती है? ये आपस में मिल जाती है भी। समझ गए? जैसे मान लो ये कोशिका थी, यहाँ से अंदर की ओर धस गई, फूड पार्टिकल यहाँ है, तो थोड़ी देर में क्या होगी? ये पीछे की साइड से मिल जाएगी। पीछे की साइड से मिल जाएगी तो अब अमीबा है, वो अमीबा क्या करेगा भी? कुछ एंजाइम स्त्रावित करेगा। एंजाइम स्त्रावित करेगा, और वो एंजाइम क्या करेंगे? जो अंदर की कोशिका झिल्ली बच गई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गई थी, उसको क्या करेंगे? उसका पाचन कर देंगे भी। उसका पाचन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा भी? फिर जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ आ गया? शरीर के अंदर। ये शरीर के अंदर आ गया। तो ये प्रोसेस था भी इसमें अंतर्ग्रहण का। अंतर्ग्रहण में अब एक चीज है जो मुख्यतः जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके शरीर पे पादाब या स्यूडोपोडिया, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्यूडोपोडिया मौजूद रहते हैं,
जो भोजन का जो टुकड़ा तैरता हुआ है ना, उसको ये जकड़ लेते हैं, उसको फंसा लेते हैं। एयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो किस कैसे दिखाई देते हैं अभी, पैर के जैसे, पादाब कैसे आकृति हैं अभी, पैर के जैसे। इस बात का ध्यान में रखना है, पैर नहीं है लेकिन कैसे हैं, पैर के जैसे। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब क्या होता है अभी, फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। और पोड का मतलब क्या होता है, पैर। तो क्या हो गया इसका मतलब, झूठे पैर, कि पैर नहीं है लेकिन पैर के जैसे काम करते हैं। तो इसके शरीर पे मौजूद है, जो फूड पार्टिकल इसके पास आएगा तो वो ऐसे लगेगा जैसे हमने उसने उसको उसमें जकड़ लिया। जकड़ने के बाद कोशिका झिल्ली है वो अंदर की ओर धस जाती है और फिर इसका आगे का प्रोसेस है वो चल जाता है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना भी, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है या किसके द्वारा करता है, तो वो है पादाब या स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कैसा काम करते हैं भी, नकली पैर के जैसे दिखाई देते हैं, वो झूठे पैरों के जैसे दिखाई देते हैं। तो इसके बाद का प्रोसेस है भी, सबसे पहला था अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण हो गया, अंतर्ग्रहण का काम किसने किया है, कोशिका ने। अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा काम क्या होगा भी, पाचन। पाचन का, पाचन के लिए कुछ एंजाइम कोशिका के अंदर से स्त्रावित होते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर से कुछ एंजाइम स्त्रावित होंगे जो उसका पाचन कर देंगे। पाचन करने के बाद कौन सा स्टेप आता है भी, अवशोषण। तो इसमें रक्त मौजूद नहीं है, इसलिए इसका अवशोषण कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव्य में ही इसका अवशोषण हो जाता है। फिर उसके बाद बचता है भी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के लिए जिस भी जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो वहां पे पहुंच जाएगा और अपना जो भी ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, जो भी काम है वो करेगा। उसके बाद बच जाता है बीच में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का काम किस तरीके से होता है, तो एक्सक्रीशन का काम देखते हैं भी, जिस तरीके से भोजन फूड बॉडी के अंदर गया था उसी तरीके से फिर क्या होगा भी, पाचन होने के बाद भोजन कहीं पे भी कोशिका झिल्ली के पास या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और जिस तरीके से अंदर गया था उसी तरीके से उसको बाहर निकाल कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है। तो ये था भी बिल्कुल सिंपल जीव, जो एक कोशिकीय जीव है, उसमें जो पाचन है वो किस तरीके से होता है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा चांस इसमें रहते हैं भी स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या काम करते हैं भी, भोजन को जकड़ने का। कहाँ पर मौजूद रहते हैं, अमीबा के कोशिका के चारों तरफ या अमीबा की कोशिका के ऊपर मौजूद रहते हैं। कैसा दिखने में कैसे होते हैं भैया, वो पैर के जैसे। तो ये अमीबा के बारे में, अभी अमीबा के बारे में क्वेश्चन आएगा तो स्यूडोपोडिया के बारे में ही पूछा जाएगा, 90% चांसेस हैं। उसके बाद बच गया था भी रोमंथी जंतु। रोमंथी जंतु, रोमंथी जंतु कौन से होते हैं भी, रोमंथी जंतुओं के बारे में जानते हैं हम। रोमंथी जंतु हैं भी, इंग्लिश में बोलते हैं इनको रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन कौन से जीव हैं इसमें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो सबसे नॉर्मल जीव हैं गाय और भैंस। गाय और भैंस की अगर हम बात करें, उसका कंपैरिजन हम मानव के साथ करें, हमारे साथ करें, तो इनमें पाचन क्रिया में क्या अंतर होता है। ये क्या करते हैं अभी, गाय और भैंस जब भोजन डालते हैं इनके आगे तो ये भोजन को लगातार चबाते रहते हैं, लगातार चबाते रहेंगे और उसको निगलते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब सारे भोजन को खत्म कर देते हैं तो ये क्या करते हैं अभी, जुगाली करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं ये, जुगाली करना शुरू कर देते हैं। जुगाली क्या होता है अभी, भोजन को छोटे छोटे गोलों के रूप में वापिस मुंह में लेके आते हैं और फिर उसको अच्छे से चबा चबा के उसका पाचन करते हैं। तो और सारे स्टेप तो इसमें सेम रहेंगे भी, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वो सारे सेम है। इसमें जो डिफरेंस है उसकी बात बता देता हूँ भी। तो रोमंथी जंतु कौन से कहलाते हैं भी, जो जंतु जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले ये कहलाएंगे भी रोमंथी जंतु। अब इसमें देखते हैं भी रोमंथी जंतु क्यों बोलते हैं। इनके आमाशय को अलग अलग भागों में बांटते हैं भी। किन के आमाशय को, जो रोमंथी जंतु हैं उनके आमाशय को।
तो इनके आमाशय का जो पहला भाग है, पहला भाग क्या कहलाता है भी? रुमेन। पहला भाग क्या कहलाएगा? रुमेन। तो उसके आधार पर भी इनको क्या नाम दिया जाता है? रोमंथी जंतु। इनमें अलग से जो प्रोसेस है वो क्या है भी? जुगाली करना। और सारे स्टेप हैं वो सेम है भी। जो 5 स्टेप बताए थे, 5 स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कौन कौन से थे भी? सबसे पहला इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण। दूसरा था डाइजेशन। तीसरा था अब्जॉर्प्शन। चौथा था भी असिमिलेशन, स्वांगीकरण। और पांचवा कौन सा था? एक्सक्रीशन, शरीर से बाहर निकालना। तो ये सारे स्टेप इसमें सेम रहेंगे भी। इसमें जो अलग से बात थी वो मैंने बता दी। आमाशय का पहला भाग है वो रुमेन कहलाता है। रुमेन में क्या होता है भी? जो भोजन ये तुरंत खा लेते हैं वो वहाँ पे स्टोर रहता है। फिर जो जब जब जुगाली करते हैं तो रुमेन से भोजन को वापस मुंह के अंदर ले आते हैं। फिर उसको अच्छे से चबा चबा के फिर से उसको अंदर ले जाते हैं, तो उसका पाचन होगा। डाइजेशन का काम है वो बाद में चलेगा भी। तो ये है रुमेन। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे भी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी क्लास, समझ में आया? कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हो भी, जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू भी आज के लिए।